नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है, ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से चल रहा है। लेकिन इसमें वो गुप्त ऑपरेशन, साइबर हमले और हाँ, परमाणु टकराव का डर भी शामिल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर तो पूरे पश्चिम एशिया, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसकी स्थिरता पर पड़ता है। और यहाँ तक कि दुनिया की राजनीति पर भी इसका गहरा असर है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा समझें। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ एनालिसिस हैं, जैसे इजराइल ईरान संघर्ष और आगे का रास्ता। इनके आधार पर हम देखेंगे कि भाई ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई, हाल में इतनी क्यों बढ़ गई है और आगे क्या हो सकता है। मतलब कोशिश यही है कि इस तनाव की परतें खोली जाएं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि जो हमारे स्रोत बताते हैं 1979 से पहले की बात करें तो शाह के जमाने में ईरान और इजराइल में काफी अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा। हाँ, मतलब व्यापार था, तेल का लेन देन था, यहाँ तक कि सुरक्षा के मामलों में भी सहयोग था। ये तो आज के हालात देखकर यकीन करना मुश्किल है। फिर 1979 में ऐसा क्या हो गया? वो इस्लामिक क्रांति, क्या वही सबसे बड़ी वजह थी? हाँ, कह सकते हैं कि वो क्रांति एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए, ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और उन्होंने इजराइल को साफ तौर पर एक नाजायज ज़ायोनी शासन कहना शुरू कर दिया। तो वो जो विचारधारा का टकराव था, वो एकदम सामने आ गया। ईरान ने फिर फिलिस्तीनी मुद्दे का, उनके प्रतिरोध का समर्थन करना शुरू किया, खासतौर पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का। और इजराइल के लिए ये सीधे सीधे अपने वजूद का सवाल बन गया, एक बड़ा खतरा। तो मतलब ये सिर्फ आइडियोलॉजी, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है, इसमें क्षेत्रीय शक्ति बनने की होड़ भी शामिल है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ईरान चाहता है कि पश्चिमी एशिया में उसका दबदबा बढ़े, उसका असर बढ़े। और दूसरी तरफ इजराइल की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि वो किसी भी क्षेत्रीय ताकत को इतना मजबूत नहीं होने देगा कि वो उसके लिए सीधी चुनौती बन जाए। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कई बार ये जो बाहरी संघर्ष है ना, ये दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति को साधने का भी एक जरिया बन जाता है। और इसी पूरी खींचतान के बीच एक मुद्दा शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, बिल्कुल। ईरान तो हमेशा कहता है कि ये शांतिपूर्ण कामों के लिए है, बिजली बनाने के लिए, पर इजराइल का रुख तो एकदम अलग है ना? हाँ, इजराइल को बहुत गहरा शक है। उसे लगता है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बना रहा है और इजराइल ने बार बार ये कहा है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। इसी वजह से टेंशन हमेशा हाई रहती है। वो जो एक डील हुई थी, JCPOA, ईरान न्यूक्लियर डील, उससे उम्मीद थी कि शायद तनाव कुछ कम हो, पर वो समझौता तो अब लगभग खत्म ही समझिए। ये बात भी दिलचस्प है कि ये जो लड़ाई है, ये आमने सामने की लड़ाई कम है और प्रॉक्सी वॉर ज्यादा है। ये छाया युद्ध जिसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, प्रॉक्सी वॉर या छाया युद्ध का मतलब है कि दोनों देश सीधे अपनी अपनी फौजें लेकर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो दूसरे गुटों का इस्तेमाल करते हैं, गुप्त ऑपरेशनों का सहारा लेते हैं, साइबर हमले करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। अच्छा, जैसे ईरान पर आरोप है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को, गजा में हमास को, यमन में हूती विद्रोहियों को इनको पैसा और हथियार देता है। और फिर ये गुट इजराइल पर हमले करते हैं या इजरायली हितों को निशाना बनाते हैं। और इजराइल की तरफ से क्या होता है? इजराइल पर भी आरोप लगते हैं। जैसे ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक थे, मोहसिन फखरीजादे, उनकी हत्या का मामला उठा था। फिर वो स्टक्सनेट जैसा बड़ा साइबर हमला हुआ था ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर। और सीरिया या इराक में जहां ईरान के हथियार रखे हों या उसके ठिकाने हों, वहां इजरायली हवाई हमलों की खबरें तो आती ही रहती हैं। विश्लेषण ये भी कहते हैं कि ये शैडो वॉर एक तरह से दोनों के लिए सुविधाजनक भी है। मतलब सीधे जंग के भारी नुकसान से बच जाते हैं, पर अपना काम भी करते रहते हैं। लेकिन अगर हम हाल के सालों की बात करें, खासकर 2023 से 2025 के बीच, तो लगता है ये छाया युद्ध, ये पर्दे के पीछे की लड़ाई अब खुलकर सामने आने के बहुत करीब पहुंच गई थी। बिल्कुल। आप देखिए, अप्रैल 2023 में दमिश्क में जो ईरान का वाणिज्य दूतावास था, उस पर एक हमला हुआ। शक इजराइल पर रहा। हाँ, वो काफी बड़ी घटना थी। जी। और उसके जवाब में मई 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग दीं। हालांकि ज्यादातर को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम और दूसरे देशों की मदद ने हवा में ही रोक दिया, पर यह बहुत बड़ा कदम था ईरान की तरफ से। और फिर 2025 में भी ईरान के अंदर कुछ धमाकों की खबरें आईं,
जिनके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं गया, पर शक की सुई फिर इजराइल की तरफ घूमी। हाँ, वो अपुष्ट खबरें थी लेकिन तनाव बढ़ाने वाली थी। और इसके साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर तो हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लगभग रोज ही गोलीबारी चल रही है। तो क्या ये सब एक बड़े खुले युद्ध का इशारा है? मतलब क्या ये चिंगारी कभी भी आग बन सकती है? देखिए, खतरा तो है, बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी एक गलतफहमी या कोई जानबूझकर उठाया गया बड़ा कदम वो पूरे रीजन को, पूरे इलाके को एक बड़ी जंग में झोंक सकता है, जिसमें फिर सिर्फ ईरान इजराइल नहीं होंगे, सीरिया, लेबनान और फिर अमेरिका, रूस जैसी बड़ी ताकतें भी खिंच सकती हैं। और उसके नतीजे, तेल बाजारों पर असर, ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर, वो तो भयानक होगा। बिल्कुल। और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की बात करें तो उसके रास्ते फिलहाल तो बहुत तंग नजर आते हैं। वो अब्राहम अकॉर्ड्स पर भी दबाव है, JCPOA लगभग खत्म है, बातचीत की गुंजाइश कम दिखती है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें विचारधारा है, ताकत की लड़ाई है, अपने वजूद का डर है और परमाणु महत्वाकांक्षाएं भी हैं। एक बहुत ही खतरनाक घालमेल है ये। जी, और जो हमारे स्रोत हैं वो भविष्य के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते बताते हैं। पहला तो यही कि एक खुला विनाशकारी युद्ध छिड़ जाए, जिसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। दूसरा रास्ता ये कि ये जो शैडो वॉर है, ये प्रॉक्सी युद्ध, ये ऐसे ही चलता रहे, कभी कम कभी ज्यादा, जिसमें तनाव कभी भी भड़क सकता है। और तीसरा, शायद पर्दे के पीछे कोई कूटनीति चले, कोई डील हो जाए जिससे कुछ वक्त के लिए शांति हो। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों तरफ जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो काफी मजबूत हैं, तो किसी स्थायी शांति या समझौते की उम्मीद थोड़ी कम ही लगती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इस एक नाजुक संतुलन पर सिर्फ पश्चिम एशिया कहीं नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया की शांति का दारोमदार टिका है। और ये भी कि दुनिया भर का ध्यान इस पर होने के बावजूद कोई साफ, स्थायी समाधान किसी को नजर क्यों नहीं आता, इस स्थिति को और भी अनिश्चित बना देता है।